अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर से। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है EMD 2 की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो हमारे पास है 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर्स। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ग्रिफिथ की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो ग्रिफिथ की बुक पर हमारे पास ये है, आप ये लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो पहले ये पेज है, इसको हम पहले स्टडी करते हैं। पहले दो पीछे जो सेक्शन स्टडी किए हैं उसमें हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास फ्री चार्जेज या फ्री करंट वो नहीं होते थे। ओके, लेकिन अब हम चूंकि कंडक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो कंडक्टर में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, इसलिए इधर हमारे पास जो क्या नाम लेते हैं, फ्री चार्जेस और या फिर हम कहते हैं फ्री करंट होगा। अच्छा, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी लेंथी है, ये भी पेज है, ये भी पेज है, तो यहाँ आकर मेरे पास ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो अब जो मेरे पास फ्री करंट होगा वो इज प्रोपोर्शनल टू ई होगा अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ के। ओके, तो जब इसको हम ख़त्म करेंगे तो मेरे पास JF इज इक्वल टू ये सिग्मा ई आ जाएगा। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैसे ही आपके पास जो मेरे पास करंट डेंसिटी है वो भी ज़्यादा ही होगी। तो इससे रिलेटेड अब जो मेरे पास मैक्सवेल इक्वेशंस है वो हमारे पास ये है। ओके, अब ये मेरे पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। तो अब यहाँ देखें कि अगर इसको हम कंपेयर करें ना, ये मेरे पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इन कंडक्टर्स। जो लास्ट वीडियोस में हमने मैक्सवेल इक्वेशन निकाली थी वो विदाउट कंडक्टर्स थी, यानी उधर फ्री चार्ज या फ्री करंट नहीं था। इधर फ्री चार्जेस भी है, फ्री करंट भी है, करंट डेंसिटी भी है। तो लिहाजा अब ये इसमें ये एडिशन हो चुका है। क्या है, ये एडिशन हो चुका है क्योंकि मेरे पास लीनियर मीडियम है। और इसमें ये देखें मेरे पास रो एफ ओवर ई भी है, जबकि पिछली वीडियोस में हमारे पास ये जीरो होता था क्योंकि उधर हमारे पास चार्जेस होते नहीं थे फ्री, इसलिए ये जो रो होता है ये हमारे पास फ्री चार्जेस की वजह से आता है, तो वहाँ ये जीरो हो जाता था। लेकिन अब यहाँ ये जीरो नहीं है। इसके अलावा ये एक एडिशन होगा कि कोई लीनियर मीडियम है, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इधर फ्री चार्जेस हैं। अब जो मेरे पास फॉर फ्री चार्ज की इक्वेशन कंटिन्यूटी है वो हमारे पास ये है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इसको भी हमने स्टडी किया हुआ है। तो अब इसके में क्या करेंगे कि ओहम की हेल्प मदद से हम क्या करेंगे, ये देखें, ये तो हमारे पास वैसे वैसे ही है, ये नेगेटिव उधर चला जाएगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो JF की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये है ना हमारे पास। ओके, तो अब ये नेगेटिव मैं इधर लिख रहा हूँ, तो अब हमारे पास ये है। तो डेल डॉट J की वैल्यू क्या है, ये है। अब इसको हम मैनेज करूंगा तो ये मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये नेगेटिव होगा तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, तो इसको फिर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैं भाई किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो मैं वैल्यू इधर लिख देता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो यही मेरे पास ये है। ओके, यहाँ पे इसकी इक्वल हो चुका है। अब यहाँ देखेंगे होमोजेनियस लीनियर मीडियम है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो अब ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, हमारे पास जो ये इक्वेशन है ऊपर वाली, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखना पार्शियल को शो कर रही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो जाएगी। इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, अगर इन सिंपल वर्ड समझना चाहते हैं तो हम इस तरह कर सकते हैं, ये टर्म इधर ही रहेगी, ये इधर आकर क्या हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। तो इधर भी इंटीग्रेट कर दें, इधर भी इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये सिंपल मेथड यही है कि इसको इधर ले जाएं तो इधर में इंटीग्रेट करें, ये फॉर्म आएगी। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इस तरह कर लेंगे। देखें, यहाँ से यहाँ स्टेप, ये स्टेप से इस स्टेप में, इस स्टेप से इस स्टेप में, इस स्टेप से, ये बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। बस सिर्फ सिंपल क्या किया है कि हम इसको इधर ले गए हैं। ओके, तो जो मेरे पास ये है इसको हम इधर ले आए हैं, बस सिर्फ सिंपल हमने यही किया है और कुछ नहीं किया। तो मेरे पास ये मेथड है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देखें, ये शो कर रही है कि जो मेरे पास ये वाली टर्म है ना, ये वाली, ये शो कर रही है कि अब इसके लिहाज से चार्जेस जो मेरे पास है ना वो डेसिपेशन हो गई है। कि जब भी हम कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस खुद ब खुद उसी कंडक्टर के एजिस किनारों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो एट इनिशियल पॉइंट पर जो मेरे पास इक्वेशन ये शो कर रही है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसके लिहाज से ये मेरे पास जो टर्म है, कंपोनेंट है, ये भी चेंज होती जाएगी। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है एट कंडक्टर के इनिशियल तौर पर, कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है उसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है।
अब यहाँ हमारा डिस्कशन आ जाती है परफेक्ट कंडक्टर की। तो कि जो हमारे पास परफेक्ट कंडक्टर होता है, हम पहले कह चुके हैं परफेक्ट मेटल परफेक्ट कंडक्टर में हमारे पास जो डेंसिटी होती है फ्री चार्जेस है वो ज़्यादा होते हैं। ओके, इसलिए हमारे पास सिग्मा को इन्फिनिटी और हमारे पास जो टॉ है इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 है। ओके, तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास है ना टॉ की वैल्यू वो बहुत लेस है उसकी ओसिलेशन से। यानी कि ये देखे ना कि जो हमारे पास फार्मूला है टॉ का वो हमारे पास ई ओवर सिग्मा है ना, तो परफेक्ट कंडक्टर के लिए हमारे पास ये जो सिग्मा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो नीचे इन्फिनिटी आ गया तो अब ये हमारे पास टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि टॉ इज इक्वल टू 0 हो गया है। ओके, ये कह लें टॉ इज इक्वल टू 0 हो गया है गुड कंडक्टर के लिए, परफेक्ट कंडक्टर के लिए। और जो हमारे पास टॉ की वैल्यू है वो लेस देन होती है अदर रिलेटेड टाइम्स इन प्रॉब्लम क्लासेस। यानी कि अब ये देखें जो हमारे पास टॉस है वो लेस देन 1 ओवर ओमेगा। ओमेगा इधर क्या शो कर रहा है, ओसिलेशन को शो कर रहा है। या ये देखें ना कि जो हमारे पास ओमेगा ही ओसिलेशन को शो कर रहा है ना, तो अब अगर हमारे पास टॉ की वैल्यू लेस है तो हम कहेंगे हमारे पास गुड कंडक्टर है, परफेक्ट कंडक्टर है। किसकी टॉ की वैल्यू अगर क्या है, लेस है। लेस का मतलब क्या है कि ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ओसिलेशन हो रही है, ओसिलेशन ज्यादा है। और अगर इसके उल्ट हो जाए यानी कि टॉ की वैल्यू ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है ओसिलेशन कम है। इसका मतलब है हमारे पास क्या है, ओसिलेशन कम का होने का मतलब क्या है, उधर हमारे पास नॉन कंडक्टर आ गया, पूरा कंडक्टर आ गया ये वाला। ओके, तो ये हमारे पास ये थ्योरी थी। अब इसी के रिलेटेड अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ये देखें कि अब ये हमारे पास ये बताया गया है, ये देखें कि जब हम रो एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब जो हमारे पास मैक्सवेल की इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये होंगे। यानी कि अब जो रो एफ इज इक्वल टू 0 हो गया है, अब इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी वैसे की वैसे, ये भी वैसे की वैसी है। और अब इसमें थोड़ी बड़ी चेंजिंग आएगी, बल्कि ये भी वैसे की वैसी है, ये देखें। ओके, यानी कि पहले क्या था इस मैक्सवेल इक्वेशंस में जब हम कंडक्टर को स्टडी कर रहे थे उसमें हमारे मेटल से फ्री चार्जेस जिसकी वजह से हमारे पास मुकम्मल थी, ये 0 की इक्वल नहीं थे। लेकिन अब मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो चुकी है, ये 0 हो चुकी है, क्योंकि अब जब हमारे पास फ्री चार्जेस हैं, अगर हम बात करें कि जो जब कंडक्टर पर फ्री चार्जेस होते हैं, इनिशियली तो पर फ्री चार्जेस तो होते हैं, लेकिन कंडक्टर पर जो फ्री चार्जेस वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसी कंडक्टर के एजेस के किनारों की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे जो फ्री चार्जेस होते हैं वो नहीं रहना होते, तो जिसकी वजह से वो पूरा कंडक्टर बन जाता है। हालांकि अच्छा भला पहले अच्छा एक कंडक्टर होता था, लेकिन जब इनिशियली तौर पर उसकी सरफेस पर फ्री चार्जेस होते थे, जब फ्री चार्जेस होते थे हमारे पास ये इक्वेशन वेल एंड गुड थी, ये तमाम इक्वेशन। लेकिन जैसे ही उस फ्री कंडक्टर की सरफेस पर चार्जेस होते थे वो उसकी एजेस की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, तो सरफेस पर चार्जेस फिर नहीं होने के बराबर होंगे। ओके, तो जब ये हमारे पास 0 हो जाएगी, किसको शो कर रही है, फ्री चार्ज को शो कर रही है ना ये वाली, तो जब ये 0 हो जाएगी तो इसका मतलब है हमारे पास ये भी 0 हो जाएगी, तो लिहाजा ये इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ओके, ओके हो गया, डन हो गया। यानी कि ये देखें ना, अब अच्छा एक इसमें नोट वाली बात ये है कि जब हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसकी जब सरफेस पर फ्री चार्जेस होंगे वो उसकी इसके एजेस पर किनारों की तरफ आना स्टार्ट कर दें, तो सरफेस पर जो चार्जेस होंगे वो कम हो जाएंगे लेकिन 0 नहीं होंगे। तो इसलिए इधर हम अप्रोक्सीमेटली 0 कह सकते हैं। अगर यही 0 जगह मेरा काम खराब हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये इस एग्जाम्पल समझ लें कि अब जो पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान की रुपीज है वो 210 के लगभग, यानी डॉलर, अगर $1 है तो $1 पाकिस्तान रुपये के 210 के लगभग है अब इस वक्त मौजूद में। तो अब इसका ये मतलब नहीं है अगर हमारे पास $1 है और दूसरे पाकिस्तान रुपये अगर 500 रुपया भी हो जाए ना, यानी कि रुपये की वैल्यू बहुत नीचे गिर जाए, तब भी हमारा जो पाकिस्तानी रुपया वो पाकिस्तानी रुपया ही रहेगा, ये पैसा ही कंसिडर किया जाएगा अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाए। लेकिन इसको हम पैसा ही कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास पाकिस्तानी रुपया यही है। ओके, ये हमारी शान है, ये हमारी निशानी है। इसी तरह जब इस सरफस में से चार्जेस इसके सरफस में से इसके किनारों की तरफ चार्जेस जाएंगे तो इस सरफस पर चार्जेस ना होने के बराबर हो जाएंगे। जब सरफस कंडक्टर की सरफस पर चार्जेस ना होने के बराबर हो जाएंगे तो ये हमारे पास इंसुलेटर बन जाएगा, पूरा कंडक्टर बन जाएगा। तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये वाली टर्म है ये भी 0 हो जाएगी। ओके, अब जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इसको हम ये देखें लिखा हुआ है डायरेक्ट, असल में जो ग्रिफिथ की बुक है इस पर डायरेक्ट इक्वेशन की गई हैं। तो अब ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो मेरे पास ये इजाफी आता है कि किसकी वजह से आता है, क्योंकि हमारे पास लीनियर मीडियम है, हम कंडक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ देखें ना, जो मेरे पास क्या बना, ये देखें, अब ये देखें इस केस में हमारे पास जब हम नॉन कंडक्टर की बात करते हैं, नॉन कंडक्टर में हमारे पास ये 3 इक्वेशन सेम है, ये वाली सेम है,
ओके, लेकिन ये नॉन कंडक्टर में ये है और ये है, लेकिन जब हम कंडक्टर को स्टडी करते हैं या कंडक्टर को स्टडी करते हैं तो कंडक्टर में पास ये इजाफी पोर्शन आ जाता है, क्योंकि मेरे पास कंडक्टर फ्री चार्जेस होते हैं इसमें, तो यही वजह है इसकी। अब ये जो इक्वेशन हैं इनको देखिएगा कि, तो अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास ये इक्वेशन कैसे है, ये इक्वेशन कैसे है, ये पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, फिर इस बिल्कुल सेम प्रोसेस इसका होगा तो मेरे पास आ जाएगी। ये देखें कि ये मेरे पास इक्वेशन है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू मेरे पास ये है, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये तो हम तो जानते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन है। यानी कि जब हमने EMT1 की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब हमने लास्ट सेमेस्टर में स्टडी की थी, तो उसमें हमने फार्मूले को स्टडी किए थे, काफ़ी सारे फार्मूले। उन फार्मूले में एक हमारे पास फार्मूला ये है, तो जब इसको हम ओपन करते हैं तो मेरे पास ये जो टर्म है इसकी इक्वल बन जाएगी और ये इसकी इक्वल हो जाएगी। ओके, तो अब जो मेरे पास ये है डेल डॉट ई है, तो ये क्या है, यहाँ देखिए डेल डॉट ई हमारे पास ये 0 है, तो लिहाजा यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, बाकी ये बच जाएगी। तो मेरे पास क्या होगा, जो पार्शियल और टी है इसको बाहर निकाल लेंगे, इसको अंदर कर देंगे। अब ये डेल क्रॉस बी है, तो डेल क्रॉस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यही इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये देखिए। सिमिलरली ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहा, तो अब हम इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं। अब जो मेरे पास क्या है, ये वेव इक्वेशन बन चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली जब हम ये प्रोसेस करेंगे तमाम, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेरे पास ये इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब जो मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये प्लेन वेव्स को सेटिस्फाई करती हैं, उनको एडमिट करती हैं, ये वाली। ओके, लेकिन इसमें एक चीज़ का डिफरेंस वो क्या है कि जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो मेरे पास वेव नंबर है, जो के है, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, बस फ़र्क यही है, बाकी कुछ इसमें इजाफी बात नहीं है। ओके, और जो मेरे पास वेव नंबर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मेरे पास ये है। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास जब इसको हम रीअरेंज करके मैनेज करके जब सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल आएगी। सिमिलरली जब इसको हम यहाँ और इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ सिंगल करना पड़ेगा, तो जब इसको हम मैनेज करेंगे इस टर्म को, तो हमारे पास ये वाली यही यहाँ आ जाएगा। यानी कि दोनों इक्वेशन का जो आंसर होगा यहाँ पुट करने से हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकलेगा, निकलेगा। ओके, वेव नंबर निकलेगा जो कि हमारे पास से होगा कॉम्प्लेक्स। तो ये मैं आप लोगों पर छोड़ो, आप खुद कीजिएगा, मुश्किल कोई नहीं है। ये देखें ना, जब बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बी नाड़ी ये तमाम वैल्यू यहाँ पुट करें, तो डबल डिफरेंशिएट है, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास ये टर्म वैसे ही वैसी आ जाएगी। लेकिन जो मेरे पास ऊपर होगा ये अयोटा के और योटा के आ जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, उस वजह से नेगेटिव आ जाएगा। और इसी तरह इस बी को यहाँ पुट करें तो इधर डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इधर बस सिंगल करना पड़ेगा, बस यही फ़र्क है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह ई की वैल्यू को यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो हमारे पास ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये हम ऑब्टेन कर लेंगे। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है ना, ये वाली ऊपर वाली जो हमने इक्वेशन लिखी है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि ओपन करके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। ओके, इसको मैं के कह रहा हूँ, इसको मैं कट के कह रहा हूँ, जो मर्जी नाम दे रहे हैं। ओके, या कि मैं कट के का नाम दे रहा हूँ, इसको सिंपल के का नाम दे रहा हूँ। ये मेरे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। अब हम पहले बात करते हैं इमेजिनरी पार्ट की, फिर नेक्स्ट जो पेज है इस पर हम बात करेंगे रियल पार्ट पर। तो इमेजिनरी पार्ट में जो रियल पार्ट है वो हमारे पास इसकी इक्वल है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास इसकी इक्वल है। बस जिस फ़र्क क्या है, ये देखें ना, इमेजिनरी पार्ट छोटा सा के लिखा हुआ है, यानी कि इसको ऐसे किया हुआ है, बाकी बस छोटा सा करके ऐसे है। और ये हमारे पास ये रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारे पास। ओके, तो अब इसका प्रूव आप वो लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लेंथ ही हो रही है। यानी कि सिंपल वर्ड में ये कह सकता हूँ, इसका स्क्वायर रूट लें और इसका स्क्वायर रूट लें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे इसका आंसर इसके इक्वल आएगा। यानी कि देखें ना, हमने जो ये इक्वेशन लिखी है इसी से लिखी है ना, तो अब ये मेरे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका स्क्वायर रूट लें, इसका स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट लेकर जमा कर दे, तो जमा करने से हमारे पास यही इक्वेशन आएगी। ओके, ये आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना तो ना करें, क्योंकि ग्रिफ्थ की बुक पर ये डायरेक्ट इक्वेशन हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आगे 127 इक्वेशन है। तो अब जो ये अच्छा, इस इक्वेशन से पहले देखिए लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जब मेरे पास ये इमेजिनरी पार्ट है ना, ये वेव की अटेन्युएशन का रिजल्ट है। ये कि जो मेरे पास है ना एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर रहा है,
यानी कि जैसे जैसे वेव ट्रेवल करती है अलोंग दी जी एक्सिस, उसके लिहाज से जो एटेन्यूएशन होती है, जो ओमेगा होती है, वो डिक्रीज होती जाती है। ये बात यहाँ बताई गई है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आई? बिल्कुल आसान है कि जब हम इस 125 इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, जब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और यही वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन ये बन जाएगी। और जब ये 25 इस इक्वेशन को इस यहाँ पुट करेंगे, के कॉम्प्लेक्स है तो ये भी के कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। जब इस इक्वेशन को जब यहाँ के की वैल्यू को यहाँ के पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी, ये वाली। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ क्या है कि कॉम्प्लेक्स इक्वल टू के प्लस अयोटा के है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जब इसको मैनेज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं, यू कैन डू, अल्लाह के बंदे मुझे लगता है करना। अच्छा ये देखें कैसे करेंगे कि हमारे पास ई है, जी टी है हमारे पास, ओके, हमारे पास ये है, तो ये है ना अयोटा, ये वाली इक्वेशन है। तो अब यहाँ जो के कॉम्प्लेक्स है ये वैल्यू पुट कर दें, तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, के प्लस अयोटा के जी नेगेटिव ओमेगा टी, ये है। तो अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अयोटा नेगेटिव के जी अयोटा आई के जी नेगेटिव ओमेगा टी, ये हमारे पास बन जाएगी। ओके, अब जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, ये किसको शो कर रहा है, फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, यानी जो हमने लास्ट वीडियो स्टडी की होती है ना, उसमें हम ये देखते थे। लेकिन अब ये एडिशन आ चुका, अब ये किसको शो कर रहा है कि हम कंडक्टर को स्टडी कर रहे हैं, हम मेटल को स्टडी कर रहे हैं, ये एडिशन ये शो कर रहा है। लेकिन जब हमने लास्ट वीडियो स्टडी की तो उसमें हमारे पास ये वाला आया था और सिर्फ ये आया था, तो वो फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल था, इंसुलेटर के लिए था, क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस नहीं होते। अब यहाँ चूंकि फ्री चार्जेस भी हैं इसलिए ये एडिशन पार्ट ये भी आया है। अब ये देखें, ये स्किन डेप्थ है, ये स्किन डेप्थ जिस तरह हम नाम से शो रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जब वो किसी कंडक्टर पर फॉल होती हैं तो वो किस हद तक किस पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो उसको हम स्किन डेप्थ का नाम देते हैं, जो कि है D = 1/K है। ये के कौन सा है, ये वाला है इमेजिनरी के है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ 1/E। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस डी की वैल्यू को, ये डी की एक्चुअली जी है हमारे पास, जब इस डी यानी जी की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे या फिर यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पुट करते हैं तो जो मैं के से कैंसिल हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 हमारे पास ये इसके इक्वल होता है। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये क्या है। अब ये हम डिस्कस किया है फॉर इमेजिनरी पार्ट के लिए, इसके लिए अब हम रियल पार्ट के लिए करते हैं। तो रियल पार्ट के लिए वही सेम चीजें हैं जो हम बार बार स्टडी करते आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, ये हमारे पास क्या है, स्पीड है जो कोई मीडियम में है, और ये एन क्या है हमारे पास है, रिफ्लेक्शन इंडेक्स है। तो अब इस पर हमें क्या बताया गया, जो हमारे पास इक्वेशन 179 है, 27 है। अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, 122 को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये वही बातें हैं कि जो ये 127 इक्वेशन है, ये 122 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। हमने अभी डिस्कस की है इस पर, यानी कि जो हम ये रिजल्ट्स निकाले हैं इसी क्वेश्चन से निकाले हैं, इसको क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए निकाले हैं, तो लिहाजा वो सेटिस्फाई कर देगा। अब इसमें देखें, बट मैक्सिमल इक्वेशन जो हमारे पास 121 इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या है कि जो फर्दर कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसको इम्पोज करता है। मतलब मिसाल के तौर पर यानी कि देखें ना, जो हमारे पास है डेल डॉट ई = 0 है ना हमारे पास, ये क्या है, 0 है, ये 0 है या फिर ये 0 है। तो इसके दोनों के 0 होने के लिए क्या मतलब है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जी एक्सिस के अलोंग मूव करती है तो उसमें जो हमारे पास E = 0 होना चाहिए और B = 0 होना चाहिए। ओके, इन शॉर्ट यही समझिए। अब इस वीडियो को जो डिटेल होगी ना, वो इंशाल्लाह जब हम स्टडी करेंगे ना, वीडियो नंबर ये मेरे पास 16 होगा, जब हमको एक्सेल ट्रांसमिशन लाइन को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इस कंसेप्ट को हम उधर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, जब भी कोई वेव मिसाल के तौर पर जी एक्सिस लॉन्ग मूव कर रही है तो उसमें जो मेरे पास ई जी और बी जी का जो कंपोनेंट है वो 0 इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इधर हम सपोज करते हैं, अच्छा तो इसलिए इसको हम ट्रांसफर वेव का नाम देते हैं। अब हमारे पास हम सपोज करते हैं कि यानी कि जो हमारे पास लेट हम बाद में करते हैं, जो ट्रांसफर्स का मतलब है जो हमारे पास ई जी और जो बी जी 0 के इक्वल होंगे ना, वो हमारे पास ट्रांसफर्स वेव्स कहलाती है, ट्रांसफर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, ये क्या है
कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोलराइज्ड है इन एक्स डायरेक्शन में। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्स डायरेक्शन में पोलराइज्ड होने का मतलब क्या है, तो कि जो हमारे पास है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूव कर रही है अलोंग द जी एक्सिस, लेकिन वो पोलराइज्ड है एक्स डायरेक्शन में। ये एक्स है, ये वाई हम सपोज करते हैं, ये वाई है, ये एक्स है और ये जी है। जो हमारे पास पोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मूव कर रही है इसमें जी एक्सिस के अलोंग, लेकिन वो पोलराइज्ड है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है, और जो वाई डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी वही इक्वेशन, वही वेव हमारे पास उस इक्वेशन ये है। ओके, जी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है, तो जो उसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो पोलराइज्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास उसकी इक्वेशन ये है, और जो वाई एक्सिस के अलोंग पोलराइज्ड कंपोनेंट होगा वो हमारे पास ये है। अब इन दोनों में फर्क देखिए सिर्फ कि वाई में हमारे पास ये होगी। ओके, ये इसका एडिशन हुआ है। इसको भी हम इंशाल्लाह रहमान जो होगा ना वीडियो नंबर 16 इसके बी और सी पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो मेरे पास ये एडिशन है, ये एडिशन किस वजह से आया हुआ है। तो यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो मजीद लेंथी हो जाएगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए जो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ये तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक होते हैं ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ओके, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है उसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि 190 के एंगल पर होते हैं। तो अच्छा, अब ये क्या एक्सप्लेन किया गया है यहाँ के, तो अब यहाँ क्या बताया गया नेक्स्ट 132 में कि जो हमारे पास होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम उसके मॉडुलस और फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या मॉडुलस है, यानी कि हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड है। ये जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, फेज है। यहाँ देखे ये हमारे पास मॉडुलस है या इसको एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, जो हमारे पास ये हमने पीछे देखा था। और ये हमारे पास जो ये हमारे पास फेज है जो कि इसके इक्वल होता है। ओके, अब कहता है कि इसी 132 इक्वेशन को देखते हुए हम जो हमारे पास इक्वेशन वहाँ 130 31 इक्वेशन इनको भी हम लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास ये है ना वाला इस इक्वेशन जो एम्पलीट्यूड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस है, ये एम्पलीट्यूड है, और जो हमारे पास ये है ये हमारे पास फेज है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि ये हमारे पास क्या मॉडुलर एम्पलीट्यूड है, ओके, या मॉडुलस है, और जो हमारे पास ये है ये हमारे पास क्या है, फेज है। अब हम दोनों इक्वेशन को हम जब कंबाइन करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हम कंबाइन करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखें क्या जो कि जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो नो लॉन्गर इन फेज, यानी कि ये इन फेज नहीं है। जो हमारे पास ये वाला और ये वाला इन फेज नहीं है बल्कि आउट ऑफ फेज है। तो जब आउट ऑफ फेज होते हैं तो हमारे पास वो माइनस में आते हैं, तो जो हमारे पास इसके इक्वल है। तो इसमें एक और बात है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो लैग कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और अब अगर हम इनकी जो एम्पलीट्यूड्स हैं, यानी कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, उनको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हम उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कंबाइन का मतलब अगर हम रिलेशनशिप करके लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, अब जो ये डिफरेंस है ना, ये मैं इंशाल्लाह जो मेरे पास होगा ना वीडियो नंबर 16 इसमें बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है ही यही टॉपिक ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड है। रिलेशनशिप बनाना हो, उसमें रिजल्ट्स निकालना, तो उसमें डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब जो मेरे पास फाइनल में जो मेरे पास आ जाती है ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे पास ये आ जाती हैं। ओके, ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है, ये अलोंग दी वाई एक्सिस है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर हैं। ऊपर हम इधर इसको हम देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो मूव तो कर रही है इस जी एक्सिस के अलोंग, लेकिन जो हमारे पास इसका एक्स पोलराइज्ड में एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास ये होगी, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास पोलराइज्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारे पास ये होगी। ओके, तो यही आज का हमारे नाश्ता टॉपिक था, जिसका